हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट टाइम हमने इन्वर्स के बारे में जान लिया है। और इन्वर्स के बारे में क्या जाना भाई? इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था कि ए बी इन्वर्स यदि होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और उसको बाय प्रोसीजर हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी देख लिया। आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, यदि जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा, यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है और एक सी है, इनका भी यदि आप इन्वर्स निकालोगे मल्टीप्लाई करके तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी इन्वर्स? नो, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आप चाहें तो करके देख लेते हैं। सो कितने भी ए बी सी कितने भी मैट्रिक्स ले लें, सबका इकट्ठा करके यदि आप इन्वर्स लोगे तो वो इन्वर्स उसके बराबर ही होगा। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। आप बिठा ली? ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें लेके चलना है। अब देखो, मान लो ये एक्सप्रेशन आपके पास दिया हो और आपसे पूछा जाए कि जैसे एक्सप्रेशन, हाँ, बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन इस हिसाब से दे दिया आपको कि ए बी सी डी ई इज इक्वल टू आई एन, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि C की वैल्यू बताइए ना, C इनवर्स की वैल्यू बताइए। ये यदि आपसे पूछ लिया जाए, कि C इनवर्स की वैल्यू क्या है, और आपसे पूछ लिया जाए C की वैल्यू क्या है, तो कैसे बताओगे आप यूज़ करोगे किसको? दिमाग को। हाँ, दिमाग को तो यूज़ करके सारी चीज़ें बनेगी भाई। बिना दिमाग के यूज़ करे कुछ बन जाए तो फिर क्या ही बात है। चलो देखो, यदि C की वैल्यू हमें चाहिए तो ये A B D E हटाना। सबसे पहले हम C की वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर C इनवर्स की बात करें। यदि फ्रॉम दिस आप चाहते हैं कि C आपका अकेला रह जाए तो A नहीं होना चाहिए, B नहीं होना चाहिए, D और E नहीं होना चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं, मुझे A को हटाना है ना, और B को हटाना है, D को हटाना है, C को हटाना। एक काम करता हूं मैं, मल्टीप्लाइज बोथ द साइड मल्टीप्लाई करूंगा किसी चीज को, तो इसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई लिख लो इसको, प्री मल्टीप्लाई, ये पूरे इकट्ठे को प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करेंगे, और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ई इनवर्स, क्योंकि 1 by 1 अपने को हटाना है। तो सबसे पहला हम ये कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया कि सर ये क्या लिखा और क्या कहना चाह रहे हो, तो इधर आ जाओ। मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है? ए बी सी डी और ई इज इक्वल टू है मेरे पास आई एन। अब मैं इसमें परफॉर्म करने जा रहा हूं प्री मल्टीप्लाई बाय, ये पूरी कहानी है आपके पास, पूरी इंटायर कहानी है। इसमें यदि आप प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करोगे तो क्या आएगा? प्री मल्टीप्लाई किधर होगा सर? इधर होगा। सो दिस इज नथिंग बट ए इनवर्स, और ई इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ई इनवर्स इधर आ गया। तो सेम टू सेम कहानी यहां एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, ए इनवर्स और ये हो जाएगा ई इनवर्स। आगे बस में यदि आपने ऐसा कर दिया तो अब हम जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इनवर्स की डेफिनेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ए इनवर्स गुणा ए आपके पास आई आएगा, ई गुणा ई इनवर्स किधर भी लिख दो वो आई आएगा। तो अब इधर आपके पास क्या बचा? ध्यान से देखो, इधर आपके पास बचा बी सी डी, और इधर ये आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई होगा तो यही चीजें आएंगी आपके पास, ए इनवर्स ई इनवर्स, ये आएगा साहब। अब आपकी स्टेप 2, और स्टेप 2 में आप इस इंटायर कहानी को प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स क्या करेंगे साहब? प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स। ठीक है, बोथ द साइड होगा भाई, जो भी होगा वो दोनों के साइड होगा। अब आपके पास यहाँ ये पूरी एंटिटी है और यहाँ ये पूरी एंटिटी है, और इस पूरी एंटिटी में आप ये करने जा रहे हो। तो आपने लिखा बी सी डी,
यहाँ पे आप बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, तो आप इधर लिखोगे, और पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये इधर लिखोगे, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स ई इनवर्स, इसके प्री मल्टीप्लाई, तो ये बी इनवर्स यहाँ कर दिया, और यहाँ क्या कर दिया मैंने, यहाँ डी इनवर्स कर दिया। दिस इज नथिंग बट द डी इनवर्स। तो अब ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गए, और ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गए। आपके पास क्या बचा, सी बचा, और सी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, बी इनवर्स ए इनवर्स ई इनवर्स और डी इनवर्स। दिस इज माई एक्सप्रेशन। आगे बात समझ में। अब सी की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, देख लो आप एकदम बिंदास। और सी की वैल्यू क्या आई भाई, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स ई इनवर्स और डी इनवर्स। समझ में आ गया बात, कोई परेशानी है क्या इसमें, नहीं है। अब यदि मुझसे कोई सी इनवर्स पूछे, मुझसे कोई सी इनवर्स पूछे, जो कि पूछ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या निकालूंगा, क्या करोगे आप, डायरेक्ट इनवर्स हटा दोगे क्या, ऐसा करोगे क्या? देखते हैं जरा क्या आता है, सी इनवर्स क्या आता है। अब जरा देखो, सी इनवर्स आपको चाहिए, सी इनवर्स, और सी इनवर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज बी इनवर्स ए इनवर्स ई इनवर्स और डी इनवर्स, और आप इनका कर देने वाले हो इकट्ठा इनवर्स। तो हमने आपको समझा दिया है कि ए बी सी डी लिखा हो तो उल्टे से स्टार्ट कर दीजिए। सो दिस इज नथिंग बट डी इनवर्स का भी इनवर्स, तो वो डी ही आ जाएगा। ये ई इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स और बी इनवर्स का इनवर्स। सो डी ई ए बी इज माई आंसर, ठीक है साहब। तो सी इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, डी ई ए बी। अब यहाँ पे मैं नहीं चाहूँगा आपको कि कुछ शॉर्टकट सिखाया जाए, मैं आपको ध्यान रखाने की चीज़ें बता दूँ। जैसे कि सब एक्सप्रेशन दिया है, तो बी को सी की वैल्यू पूछिए तो सी को दबा दीजिए, इसके इधर जाइए तो डी ई, और फिर इधर आ जाइए ए बी, डी ई ए बी लिख दीजिए। कि काय को याद करना है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, इसको एग्जीक्यूट करने में कौन सा रॉकेट साइंस है बताइए। तो ये समझ में आ गया, तो सी इनवर्स भी समझ में आ गया और बी। अब देखो सी क्या था, बी इनवर्स ए इनवर्स ई इनवर्स डी इनवर्स, और ये क्या है, डी ई ए बी। तो बात को समझना, क्या समझना है बात को, कि सर सॉरी हम कहाँ पे थे भाई। अच्छा, हम ये कर ली हैं, बिल्कुल कर ली हैं। आपको चीज़ें क्लियर है ना, इनमें शॉर्टकट सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऐसा हम करेंगे। दिस इज सी की वैल्यू यदि कोई पूछे तो, दिस इज सी इनवर्स की वैल्यू कोई पूछे तो, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि बी इनवर्स यदि आपने लिखा है और उसका भी इनवर्स की बात हो रही है, तो कुल मिला के आप बी पे ही हो, लाइक दिस। ये बात ध्यान रखना, बी मैंने ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, आराम से कर दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, अब बहुत ही बढ़िया चीज़ों को हम यहाँ से खींचते हैं, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ओके। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा किधर ले लेना चाहिए मुझे, इधर ही लेना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हो बेटा, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान से देखे जाते हैं। आपके पास ए है, क्या इसका डिटरमिनेंट आप मेरे लिए पता कर दोगे? सर बिल्कुल कर देंगे, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 2। आपने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, ये रहा ए इनवर्स, हियर इट इज। क्या आप इस ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर दोगे फॉर मी? बिल्कुल कर देंगे सर। 2 गुना दिस माइनस, सो माइनस 3/2, सो माइनस 3/2, तो इसकी वैल्यू है 1/2। अरे वाह, कमाल हो गया है। कमाल ये हो रहा है यहाँ पे कि यदि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटरमिनेंट ये है, और यदि मैं इसका इन्वर्स ले लूँ तो उसका डिटरमिनेंट इसका उल्टा हो जा रहा है जी। देख लो, इस केस में इसकी वैल्यू 2 आ रही थी और इस केस में 1/2 आ रहा था, 1/2। यहां से एक चीज लेके चलेंगे, आप चाहे तो बी में देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेयर इज द बी, बी को पकड़ो रे भाई, ये रहा बी, ये रहा भाई बी, ये रहा बी। सो बी का डिटरमिनेंट बताइए जल्दी से,
सर बी का डिटर्मिनेंट बड़े प्यार से 2 है। सो बी इनवर्स का इसका डिटर्मिनेंट भी बताना फिर राजा, बी इनवर्स का भी डिटर्मिनेंट बताना भाई। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये रहा बी इनवर्स 1 गुणा 1/2। ओके, डायरेक्ट 1/2। मतलब यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे बेटा, आगे हमारी दिमाग में, हमारी खोपड़ी में क्या बसा के चलना है कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट भी उस उलट जाता है। यहाँ से हम लिए लेके चले, इफ ए इज अ मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट यदि ये है, देन ए इनवर्स आप जब करोगे तो इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो होगा 1/a। ठीक है, ये क्या है, डिटरमिनेंट। आप डिटरमिनेंट करने जा रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है आपको, भूलना नहीं है, काम आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर याद रखेंगे सर कि ऐसा होता है। ओके, अब देखो हमने आपको बोला था कि एक मैट्रिक्स ए है, हियर इट इज ए मैट्रिक्स ए, और ये एक मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों एक नल मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो हमने अलग अलग कंडीशंस पढ़ी थी और मैं बोला था कि जब इन्वर्स सीख लेंगे तो एक और तरीके से इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन पॉसिबल है यदि आपका ए 0 हो, मतलब नल मैट्रिक्स हो, और बी भी 0 हो, बी भी 0 हो, तो ये पॉसिबल है। ये पहला केस था कि नहीं पहला? यस। दूसरा केस ये था कि ए इज नॉट, अभी समझ जाना ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये मैट्रिक्स ही है, और बी इज इक्वल टू 0 ले लो। तीसरा कंडीशन ये था कि, तीसरा कंडीशन था ना हमारा कि ना तो ए 0 हो और ना बी 0 हो, इसके लिए भी वो 0 आ सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस थी कि कब आ सकता है ना। इसके लिए कंडीशन क्या थी, ऐसा हो सकता है लेकिन वो तभी पॉसिबल हो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ये दोनों जब 0 होंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाए। ठीक है, तो या तो दोनों 0 हो या ये 0, और इसी में एक और कंडीशन कि ए 0 हो जाए और बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो भी 0 ही आना है। ठीक है, ये हमने देख लिया, इसमें कोई इशू नहीं। अभी जो लास्ट वाला है ना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसी में, क्योंकि आपका दिमाग जो पढ़ा नहीं है वो तो यही सोचेगा यार जब दोनों 0 है ही नहीं तो 0 कैसे बना देंगे, लेकिन वो बनाते हैं। तो हम मान के चलते हैं सब, हम मान के ये चलते हैं कि ए बी, हम मान लिए हैं कि ए बी इज इक्वल टू 0, और कंडीशन ये लेके चल रहे हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0 साहब, और b भी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स करते हैं जरा, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स टू दिस सेगमेंट। तो प्री मल्टीप्लाई जब करोगे बेटा तो वो आएगा ए इनवर्स ए बी, और यहाँ आ जाएगा वो ए इनवर्स, और ये 0 है साहब, तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो बी मैट्रिक्स आपका कुल मिला के आ रहा है नल मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इज मल्टीप्लाई बी तो बी ही आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई इनवर्सेस तो ये आ जाएगा। तो भाई ये कैसे आ सकता है, आप तो मान लिए कि बी 0 नहीं है लेकिन आ रहा है, समझ रहे हो बात को? अरे भाई हम मान के चले a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यदि ऐसा कर दें और a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो b इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या कि a इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यदि a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो यहाँ पे लोचा हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है, ये और इसमें गड़बड़ हो जा रही है। इसका मतलब यह है कि a इनवर्स से कांट मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज a इनवर्स नॉट एग्जिस्ट।
ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए उसके मल्टीप्लिकेशन से चीजें गड़बड़ हो जा रही है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है साहब। कॉन्ट्राडिक्शन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ए इनवर्स, बिकॉज ऑफ ए इनवर्स। मतलब वी कैन नॉट मल्टीप्लाई विद द ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से चीजें गड़बड़ हो जा रही है, वो इसलिए कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा। सेम टू सेम कहानी आप बी के लिए भी कर सकते हो, यानी कि आपके पास ए बी इज इक्वल टू 0 है, आप मान के चल रहे हो a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप पोस्ट मल्टीप्लाई विद b कर रहे हो, सो दिस इज नथिंग बट a b इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, 0 से b इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, तो यहां बचता है आपका a मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू एक 0 मैट्रिक्स। अगेन कहानी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, फेल हो गया है कहानी। तो ये क्यों फेल हो गई? बिकॉज बी इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। यदि वो एग्जिस्ट कर रहा होता तो चीजें कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं आती। सो इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहां से क्या सीखा कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है व्हेन ए एंड बी बोथ आर द सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया ना बात? आगे बढ़े प्रॉपर्टीज में। ओके, हम 16 प्रॉपर्टीज को देख चुके थे और इनवर्स जो है उसको 17 नाम देंगे। इसको हम 17 नाम दे देते हैं, चीज़ें सीक्वेंस में रहेंगी। अब हम अगली प्रॉपर्टी या अगला एक मैट्रिक्स का परिवार में से किसी सदस्य को उठाने जा रहे हैं और उसे हम 18 नाम देंगे और वो लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स पे आने से पहले अगेन एक चीज़ मैं आपको बोला था कि एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ और हमें देखनी है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ ये बात समझ में आ गई। अब देखो, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और यहाँ से एक और चीज़ हम ये देखना चाह रहे हैं कि यदि मैं लिखता हूँ आपको डिटर्मिनेंट ए, ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स रहा होगा ए जिसका डिटर्मिनेंट है ये, ओके, और एक मैट्रिक्स है ए इनवर्स। रुको एक मिनट, प्रॉपर करता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नाम की चीज़ ना हो। एक मैट्रिक्स है ए और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो है दिस। कोई दिक्कत नहीं है। आपने इनवर्स ले लिया इसका, इनवर्स, और इनवर्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला, तो वो आप ऐसे लिख ले कि इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपने निकाला लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब बेटा आपने इस प्रॉपर्टी से क्या सीखा यहाँ से कि ये जो है ना, ये तो 1 इसके बराबर है, बराबर, कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इसके बराबर है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो यहाँ से आप देखो कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। अरे वाह सर, ये तो कुछ हो गया यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल हो गया कुछ कुछ। इसका मतलब ये कि ये माइनस आपने डिटरमिनेंट के बाहर लिख दिया, ये दोनों बराबर होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ये दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलो, आपने सीखा ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये सीखा आपने। यहां से एडजॉइंट की वैल्यू क्या ये नहीं ले सकता मैं कि दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना ए इनवर्स। कोई दिक्कत? ये तो एक स्केलर क्वांटिटी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही फेमस चीज़ है वो गेट के पॉइंट से, इसलिए देखना जरूरी है। इसका डिटर्मिनेंट यदि आप निकाल दो, इसका निकाल देते हैं हम डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, दिस ए गुना ए इनवर्स, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और वो ये है कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसका डिटरमिनेंट यदि दिस है, तो इस मैट्रिक्स में यदि के ए कर दो, इस मैट्रिक्स को के ए कर दो
और उसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करो दिस, तो वो क्या आ जाता है k की पावर n एंड दिस हो जाता है। अब ये अंदर क्या है, ये अंदर सारी चीजें क्या है, मैट्रिक्स है। ए इनवर्स क्या है, ये मैट्रिक्स है। ए क्या है, ये स्केलर है भाई, ये डिटर्मिनेंट है तो ये तो स्केलर हुआ, इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो मैट्रिक्स है। तो किसी मैट्रिक्स के साथ स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें और आप यदि उसके डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हो, देखो ये डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए तो वो होता है उस स्केलर की पावर n गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, बराबर। तो यहां से आप जरा देखो, स्केलर की पावर, इसको इस ओवरऑल डिटरमिनेंट को आप कर रहे हैं तो स्केलर की पावर n, ये हो गया स्केलर की पावर n, और डिटरमिनेंट ऑफ दिस यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये बराबर। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं सर। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये इज इक्वल टू फ्रॉम दिस, सो ये हो गया a की पावर n और ये हो गया a की पावर -1, तो ये हो गया a की पावर n-1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इतना। तो जब हमने एडजॉइंट पढ़ा था, ध्यान से देखो जरा, अभी आपने क्या निकाल के लेके आया उसको लेके चलो। एडजॉइंट ऑफ a और इसका डिटर्मिनेंट यदि कर देते हैं तो वो आता है a की पावर n-1। अब यू रिमेंबर जब हमने एडजॉइंट पढ़ा था तो 2/2 का जो लिया था ना, 2/2 का जो एडजॉइंट किया था उसके लिए हमने क्या देखा था कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट a के डिटर्मिनेंट के बराबर आ रहा था। हाँ, तो यदि n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे, आप खुद देखो, तो 2 रखोगे तो क्या आता है जरा, सर एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a के बराबर हो जाएगा। ये देखा था हमने 2x2 के मैट्रिक्स में, 2x2 का मैट्रिक्स लिया था, उसका एडजॉइंट निकाला था और एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बराबर होगा किसके, इसके, है ना। तो सिमिलरली यदि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ ले, 3/3 का मान लो दे दे, एडजॉइंट ऑफ a, ये 3/3 का यदि हो तो आप उस डिटर्मिनेंट की पावर कर दोगे 3 - 1 दैट इज 2, उसकी स्क्वायर कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। समझ रहे हो। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए, क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि क्वेश्चन ही ले लेते हैं और इस प्रॉपर्टी से सोल्व करते हैं, बड़ा आनंद आएगा आपको, ठीक है ना। ये एक ए दे दिया मैं, एंड इफ a इज इक्वल टू इतना, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज या इज इक्वल टू, अब इसका एडजॉइंट पता करोगे ना, जिसको नहीं पता वो एडजॉइंट पता करेगा, लेकिन हम एडजॉइंट पता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 है साहब। अब इसका सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है, चुपचाप कुछ मत करो, पता भी मत लगने दो कि आप एडजॉइंट निकाल रहे हो या नहीं। चलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। सो दिस इज 1, तो ये हो गया 1 माइनस ये 0 तो गया तेल लेने, सो ये 2 है, ये गया 3 दूना 6 माइनस 5, तो यदि ध्यान से देखोगे तो ये आ गया 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो आपसे पूछा गया है इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3², सो दैट इज 9। अगर समझ, वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, और वो फॉर्मूला क्या है कि एडजॉइंट की पावर जो है, सॉरी एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। मान लो इसका डिटर्मिनेंट आप निकालते, तो आप एक काम कर रहे हैं, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए। इसका मैं बाय प्रोसीजर जाता हूँ, उसका एडजॉइंट a निकालता हूँ। तो भाई इसका एडजॉइंट यदि a निकालना है तो सर 1 3 5 करिए, 0 1 2 करिए, देखिए कितना टाइम लगेगा, 2 0 1 करिए, इनको आगे बढ़ाइए, 1 0 2 हो गया, 3 1 0 हो गया, यहाँ पे रो बढ़ाएंगे, सो 1 3 5 1
3 1 3 5 1 3 और आगे है आपका 0 1 2 0 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये लीजिए, क्या करना है सर, इसको छिपाना है और इसको छिपाना है। अब क्या सर, इसका चलिए बनाइए, ये लीजिए। सो ये हो जाएगा 1, बाकी 0। फिर इसका बनाइए जल्दी से, इसका आ जाएगा 4 जो कि आप ऐसे लिखेंगे, इसका आ जाएगा -2, सो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब फिर आप इसको करेंगे सॉल्व, सो ये आ जाएगा -3। अब इसको करेंगे तो ये 1 - 10, सो ये -9। अब इसको करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सो इसको करना है दिस वन, सो 6 - 5 आपके पास 1 आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा माइनस का, है ना। और व्हाट अबाउट दिस, ये आ जाएगा 1 इफ़ आई एम करेक्ट। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। सोचो अब वो आपको पता होता तो आप कैसे कर देते, इस क्वेश्चन को एकदम धड़ाधड़ कर देते ना। चलिए, अब ये आया हमारा, इसका डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। क्या हम कर सकते हैं जी? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए एक्सपांड कर देते हैं, 1 इसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट -9 माइनस माइनस प्लस 12, बिल्कुल माइनस है तो ये प्लस हो गया। इसको हटाइए, इसको हटाइए तो ये हो जाएगा 4 - 4। ठीक है, आगे है आपके पास +1, इसको हटाइए, इसको हटाइए, दिस इज नथिंग बट 64 - 18। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये तो हो गया बेटा 0, ये हमारे पास कितना है, यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा 6, तो दिस इज 9। अब सोचो, एक छोटे से फॉर्मूले ने आपकी कौन सी मेहनत बचा दी? ये मेहनत बचा दी। अब आप सोचो, जो स्टूडेंट इस मेथड से कर रहा हो एग्जामिनेशन, वो कम से कम 3 मिनट लेगा और आप कितने लोगे? 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। तो हमें क्विक बनना है, हमें सबसे अलग बनना पड़ेगा। और वो कैसे आएगी? आप इन इंटेलिजेंट जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर्मूलेज हैं, इनको याद रखेंगे। अब इसका विजुअल शॉट्स बनाने की कोशिश करते हैं। विजुअल शॉट बनाते हैं ताकि परमानेंटली ये चीज़ें याद रह जाएं। आइए ज़रा।